हेलो एवरीवन। आज हम लोग को हमने बीएस का फोर्थ फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। तो फिफ्थ चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब कैसा होता है, जो भी एम्प्लॉयज चाहिए कंपनी को, कंपनी है, फर्म है, फैक्ट्री है, उसमें जो एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर चाहिए, उन सबको कैसे रिक्रूट किया जाता है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी उसका जो मैनेजमेंट होता है वो सब किस में आएगा, स्टाफिंग में आएगा। और स्टाफिंग जरूरी भी है क्यों? क्योंकि तुमने प्लान बनाया है बिजनेस को रन करने के लिए। प्लान बनाया, तुम्हारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद उसमें वर्क करने के लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए। तो एम्प्लॉयज किस में आएंगे, स्टाफिंग में आएंगे। सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं टॉप से टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल वाले रिक्रूट करते हैं मैक्सिमम मिडिल को, और मिडिल वाले बॉटम लेवल वाले। ठीक है। तो ये सारी चीजें चलेगी। तो ये किस में आएगा, स्टाफिंग के मैनेजमेंट में आएगा। तो फर्स्ट, स्टाफिंग का मतलब क्या इसमें दिया है। इन ऑर्डिनरी सेंस द टर्म स्टाफिंग इज नॉट मियरली रिक्रूटमेंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्वायरिंग एम्प्लॉयज। मतलब एक एम्प्लॉयज रखना, उनको ट्रेन करना एंड मेंटेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना। ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट दिया इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि तुमने प्लान किया है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस स्टाफिंग भी चाहिए चाहिए। लोग तो चाहिए, बिना लेबर के, बिना एम्प्लॉयज के बिजनेस रन नहीं कर सकते हो। सेकंड है पेरिनियल प्रोसेस। पेरिनियल प्रोसेस मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एम्प्लॉयज। बिना एम्प्लॉयज के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एग्जिस्ट, एम्प्लॉयज एंड स्टाफिंग विल आल्सो एग्जिस्ट। मतलब क्या, तुम्हारे प्लान ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब स्टाफिंग होगा या जब एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है। थर्ड है कंसर्न विथ ह्यूमन रिलेशन। ऑब्वियसली ह्यूमन चाहिए, रोबोट्स नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस है ये, रिलेटेड विद अदर मैनेजरल फंक्शन। अदर मैनेजरल फंक्शन का मतलब होता है, प्लान है, किसी का प्लान 10 करोड़ का हो सकता है, तो हो सकता है उसमें 100 एम्प्लॉय चाहिए। किसी का 100 करोड़ का प्लान है, तो हो सकता है उसमें 500 एम्प्लॉयज चाहिए। तो ये कैसा रहता है, प्लान के ऊपर, मतलब दूसरों से रिलेटेड होता है, दूसरे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से, फंक्शन से रिलेटेड है। वाइड स्कोप में कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक बड़ा कंसर्न है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा एम्प्लॉय रखना है। ठीक है, कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए फिट है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ इन्वेस्टमेंट। इसने क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज को एज अ एसेट काउंट करोगे, लाइबिलिटी में। क्यों? क्योंकि वो आपको कैश जनरेट करके दे रहे हैं, आपके बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके बिजनेस का कैश फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या हुआ हमारे लिए, एक एज ए इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो 7 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, वही सारी चीजें जो स्टाफिंग में चाहिए। तो फर्स्ट इसने बोला फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड पेरेनियल प्रोसेस है, कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमंस नीड है। तो फोर्थ है डायनामिक प्रोसेस है, रिलेटेड विद अदर मैनेजरल फंक्शन, वाइड स्कोप एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, देखो इंपॉर्टेंस में वही चीजें आ जाएगी जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में लगभग आ रही, उसके अलावा एक हाथ दो कोई ऊपर नीचे होगा। फर्स्ट, इसने इसने क्या बोला, एन एक्सपर्ट है राइटली सेड, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। मतलब कि आपको आपके बिजनेस के सारे एम्प्लॉयज को संभालना, एम्प्लॉय आपका बिजनेस संभाल लेंगे। ठीक है। तो माइंड योर मैन, उनको संभालो आप, वो आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। अब इसमें फर्स्ट दिया है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या, एम्प्लॉयज ही उसको उस चीज को ड्राइव करते हैं। सारी चीजें बिजनेस को रन करने का काम है वो किसका है, एम्प्लॉयज का ही है। सेकंड डायनामिक एक्टिविटी, ऊपर भी दिया था, डायनामिक एक्टिविटी डायनामिक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट फॉर अदर फंक्शंस, फंक्शंस जैसा ही इंपॉर्टेंट है। लिम्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लिम्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब क्या, जो प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है, ब्रेन, प्लानिंग ब्रेन है, और स्टाफिंग क्या है, लिम्स ऑफ द बिजनेस है। उसके बाद फिफ्थ है जॉब सेटिस्फेक्शन एमंग स्टाफ। जॉब सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए स्टाफ को। स्टाफ को ऐसा नहीं लगना चाहिए बिजनेस लॉस कर रहा है, हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कोई स्ट्राइक हो रहा है बार बार, तो वो सारी चीजें बिजनेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन रहे। सिक्स्थ हार्मनी इन रिलेशन, सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, कहीं भी किसी भी चीज को लेके रेसिज्म या फिर क्रिटिसाइज, ये सारी चीजें, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन। तो उससे कैसा रहेगा, हार्मोनी इन रिलेशन, सबको एक जैसा ही रखना है आपको। इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एम्प्लॉयज अच्छे से रह रहा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज गुडविल इंक्रीज करता है। वो दूसरे लोगों को भी बताता है कि हाँ, हमारी बिजनेस में ये सारी चीजें होती है। वो न्यू न्यू, अगर आपका कोई भी और भी पर्सन चाहिए, आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो वो भी रिकमेंड कर सकता है किसी को। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे, कि प्लानिंग बनाए, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग भी चाहिए ही चाहिए। मतलब एक प्लान बन रहा है, प्लानिंग जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ही स्टाफिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। न्यू न्यू प्लान्स के लिए आपको एक न्यू एम्प्लॉयज लाना पड़ता है, एक न्यू एक्सपर्ट लाना पड़ता है। ठीक है। तो यही सारी चीजें आठ हो इसमें इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस में आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसा ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंस है केवल। बाकी क्या क्या है इंपॉर्टेंस में, ड्राइविंग फोर्स। फर्स्ट देखो, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमेशा लिखने का। इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार पहले डेफिनेशन लिखने का, फिर जो तुम्हें चीज पूछी है उसको एक्सप्लेन करने का। फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स, डायनामिक एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट
for other functions, the limbs of business enterprise, job satisfaction, harmony in relation, increase the prestige of the organization. और लास्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब क्या, ये एचआर का एक पार्ट है। एचआर का मतलब कैसा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो क्या करता है, जितने भी लोगों को रखना है, जो भी एम्प्लॉयज रखने हैं, तो जो उनका हेड होता है वो बोलता है कि हमें इस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, ये कैटेगरीज चाहिए, तो उनका जो रिक्रूटमेंट करता है, उनका सिलेक्शन करना, उन एम्प्लॉयज को रखना, उनको इंटरव्यू लेना, वो सारा मैक्सिमम काम किसका, 90% काम एचआर का होता है। ठीक है, उनको टाइम पर सैलरी पहुंचाना, बैंक अकाउंट ओपन करवाना, जितनी भी प्रोसेस है, ये सब किसका काम है, एचआर का काम है। ठीक है, तो इसलिए इसने दिया है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआर। एचआर का एक पार्ट है, जो बिजनेस का मेन पार्ट है, वो है स्टाफिंग। ठीक है, अब इसमें इसने क्या क्या दिया, कंसर्न विथ मेन पावर प्लानिंग लिखा है। द प्रोसेस ऑफ एचआर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट मेन पावर प्लानिंग, सेकंड कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। तो दोनों चीजें स्टाफ से रिलेटेड है। पहला कंसर्न विथ मेन पावर प्लानिंग, to plan for required staff of the organization and increase the staff through new appointments के थ्रू न्यू स्टाफ लेके आओ। फर्स्ट, सेकंड टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी एंड सेलेक्टिव रिडक्शन इन स्टाफ, अगर कुछ रिडक्शन करना है तो रिड्यूस करने का काम भी एचआर का ही है। थर्ड, अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ। अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट का मतलब क्या, जहां पर जिस चीज की नीड है उसको सही प्लेस पे भेजना। मतलब क्या कि अगर कोई आईटी में एक्सपर्ट है तो उस आईटी वाला ही पर्सन वहीं पर भेजे। ऐसा नहीं हो कि तुम फाइनेंस वाला पर्सन आईटी में भेज दो, आईटी वाला पर्सन फाइनेंस में उठा के रख दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं। उसके बाद टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड एनहांस देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के लिए न्यू वर्कशॉप रखी जाती है, वो करी जाती है। उनके दूसरे किसी को लर्न करना है, बाहर का कोई एक्सपर्ट है, उसको बुला के सारी चीजें क्रिएट की जाती है, तो वो किसके लिए, अपने ही एम्प्लॉयज के लिए होता है। ठीक है, तो ये चार मेन पावर प्लानिंग में। और उसके बाद दी दिया है कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट। कंपेंसेशन का मतलब क्या, उसको टाइम पे सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ये सारी चीजें देना। उसके बाद पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, ये सारी चीजें किसमें होगी, उसके कंपेंसेशन में आ जाएगी। फर्स्ट दिया है वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू स्टाफ, उनको वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग दो। सेकंड, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू स्टाफ, ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव देयर प्रोफिशिएंसी। मतलब क्या, उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, न्यू प्लान, न्यू प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, जिससे वो क्या अपनी स्किल और ज्यादा एक्सपर्टीज कर सके। प्रॉपर कंपेंसेशन, सैलरी, बोनस, ये सारी चीजें मिलना चाहिए। बेनिफिट्स, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, ये सब मिलना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड इम्प्लीमेंट देम। मतलब क्या, उन वो जो वर्क कर रहे हैं उसमें जो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो आप सुनो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, एचआर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो एचआर के दो मेन काम है, पहला मेन पावर प्लानिंग, दूसरा कंपेंसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ स्टाफ, किस तरीके से स्टाफिंग किया जाता है, सारी स्टाफ कैसे चूज किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। तो फर्स्ट इसने दिया है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, रिक्रूट करना है, दो टाइप से, दो सोर्सेज है, इसने पहले मीनिंग दिया है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज, मतलब सही से सही एम्प्लॉय देखना, एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब, और उनके जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, राइट नंबर, राइट प्लेस और राइट क्वालिफिकेशन। मतलब सही टाइम पर आपको लेकर आना है एम्प्लॉयज को, राइट नंबर, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, उसके हिसाब से। थर्ड, राइट प्लेस, कौन सी प्लेस पर उसको पोस्ट करना है, आईटी में या फाइनेंस में। उसके बाद पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन, वो उतना क्वालिफिकेशन भी रखता है कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको न्यू बिगिनर चाहिए, कौन सा एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, कौन कौन से सोर्स है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल का मतलब कैसा होता है, जो इंटरनली ही कुछ जनरेट करके आपको पर्सन मिल रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहे हो वो। और एक्सटर्नली मतलब क्या, आप बाहर दूसरे लोगों से आप अपना एम्प्लॉयज रिक्रूट करवा रहे हो। ठीक है, तो इंटरनल में क्या, फर्स्ट प्रमोशन, प्रमोशन के थ्रू हो गया। ठीक है, सेकंड ट्रांसफर, एक जगह से दूसरा, एक स्टेट टू दूसरा स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, वो ट्रांसफर में आ गए। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के किसी फ्रेंड को आपने मेल, एम्प्लॉय ने अपने किसी फ्रेंड को बताया, उस फ्रेंड ने आके अप्लाई किया। ठीक है, तो वो उसके थ्रू हो गया, आपके एम्प्लॉयज के थ्रू। उसके बाद रिकॉलिंग रिस्टोरेंट एम्प्लॉय, जिन एम्प्लॉयज को एक बार निकाल चुके हो, फिर भी मार्केट में क्राइसिस आ गया, आपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। सपोज 50 एम्प्लॉयज थे, 50 में से 10 को आपने, 50 में से सपोज 30 को आपने बाहर रिटर्न कर दिया। लेकिन जब वापस से मार्केट अपसाइड गई, वापस से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, सर्वाइवल करा, स्टेबिलिटी आई, तब आपने क्या करा, वापस से आपने बोला 20 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो रिटर्न्ड एम्प्लॉय थे, इनमें से ही किसी को हम वापस रख लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है। प्रमोशन विथ ट्रांसफर, प्रमोशन भी हुआ और उसका ट्रांसफर भी हो चुका है। और सिक्स्थ, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का मतलब कैसा, सपोज तुम्हें चाहिए थे 40 एम्प्लॉयज, 40 में से तुम्हारे पास लिस्ट आई 60 की, तुमने 40 तो चूज कर लिए, लेकिन बाकी के 20 रह गए, तो उनको किस में रखोगे, वेटिंग लिस्ट में रखोगे। अगली बार जब नीड होगी तो पहले इन 20 को
अप्लाई इन 20 को पहले मेल करोगे, ठीक है, इन 20 को पहले प्रायोरिटीज दोगे। तो ये हो गया इंटरनल सोर्स के थ्रू। अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाहर से, यानी एडवर्टाइजमेंट किया आपने कि तुम्हें पर्सन चाहिए, उसके थ्रू। एम्प्लॉयज एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब किसी कॉलेज में गए, कैंपस इंटरव्यू रखा, तो वो किस में आ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ट्रेड, ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के थ्रू ट्रेड यूनियन गेट पर लगा दिया। कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉब, कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर्स, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कि हाँ हमें 10 एम्प्लॉय चाहिए, वो सप्लाई कर रहा है, लेबर सप्लाई हो गया, सप्लाई ऑफ लेबर। रिक्रूटमेंट एट द गेट वही हो गया ट्रेड यूनियन वाला ही, या ट्रेड यूनियन के थ्रू भी हो सकता है, और रिक्रूटमेंट एट गेट भी वही फैक्ट्री के बाहर ही हो गया, आपने पैम्पलेट लगा दिया। उसके बाद मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में कैसा आ सकता है, आपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू किसी को अपॉइंटमेंट दिया, ठीक है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। अब देखो इसने नीचे एक्सप्लेन किया है, प्रमोशन, ट्रांसफर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिकॉलिंग रिटर्न्स एम्प्लॉय, प्रमोशन विथ ट्रांसफर, वेटिंग लिस्ट। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स में क्या, थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे दिया है, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये कैंपस इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू हुआ, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आ जाएगा। थ्रू ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के थ्रू माइंस और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें होती है। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर जो सप्लाई ऑफ लेबर होता है, ये भी एक सर्विस होता है। जैसे कि आपको एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप क्या करते हो, खुद रिक्रूटमेंट नहीं करते हो, किसी और कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हो कि हमें 10 एम्प्लॉयज चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हो कि हमें इस क्वालिफिकेशन के ये सारी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज चाहिए, उसके बाद हमें एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे Naukri.com और इंडीड ऐसा ही होता है, उन पे भी ऐसा ही होता है, तुम जाके चेक करोगे तो सारी चीज़ें तुम्हारे पास सामने आ जाएगी। तुम पहले फिल्टर्स लगा सकते हो कि हाँ इस चीज़ हमें चाहिए, या फिर ये हमारे पास स्किल्स है, हमें कौन कौन सी कंपनीज अप्लाई करनी चाहिए, तो दोनों साइड है। उसके बाद रिक्रूटमेंट एट द गेट, तो ये लिखा है प्लेसिंग नोटिस टू द फैक्ट्री के, तो वही हो गया, पैम्पलेट तुमने नोटिस गेट पर स्टिक कर दिया। फिर मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में अलग अलग हो सकता है। नाउ सेकंड है सिलेक्शन। पहला कौन सा था, रिक्रूटमेंट, सेकंड क्या है, सिलेक्शन। सेलेक्ट किस हिसाब से करना है, सेलेक्ट में इसने प्रोसेस दिया, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। मतलब क्या, सबसे पहले वो प्राइमरी मीटिंग होती है एचआर के साथ, वो आपका बिहेवियर, सारी चीजें देखते हैं, आपके क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपकी डिग्रीज चेक करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, जो जो आपने उसमें आपके सीवी में लिखा है, करके बायोडेटा में लिखा है, उसके हिसाब से वो लोग प्राइमरी मीटिंग में वो सारी चीजें चेक करती है। उसके बाद रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो वही हो गया, रिसीव करा और उसको स्क्रीनिंग किया। देन टेक नेसेसरी टेस्ट, अब कौन से टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो टेस्ट में फर्स्ट है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में कैसा होता है, मेनली कॉमन सेंस के ऊपर, थोड़ा बहुत मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो देखो इसने लिखा है कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारी थिंकिंग कैपेसिटी, ये किसमें आएगा, आईक्यू टेस्ट में। सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट फॉर विच इज सेलेक्टेड, आपको जिस चीज के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, उसकी आपको कितनी नॉलेज है। उसके बाद थर्ड है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। टेस्ट इज मीन डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल, आपके पास वो स्किल है कि नहीं है जो आप शो कर रहे हो, ठीक है, जो आपने लिखी है वो एक्चुअल में स्किल है कि नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, नो अबाउट द नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट। आप जब 5-10 मिनट वो लोग बात करते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि किस पर्सन में कितना, इसको कितना स्किल है, नॉलेज है, कितना इसका कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीजें। नाउ फोर्थ है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, 1-to-1 इंटरव्यूज होते हैं, उसमें पता चलता है, वो कोई भी आपको टॉपिक देते हैं उस पर बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें पर्सनल इंटरव्यू, उनके कुछ क्वेश्चन है तो वो करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है चेकिंग रेफरेंस। रेफरेंस चेक करने का मतलब क्या, आप इंटरनल सोर्स के थ्रू आए हो, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आए हो। अगर देखो इंटरनल सोर्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों, क्योंकि आपको उस पर्सन ने बताया कि हमारी कंपनी में कैसी कैसी वर्क एनवायरनमेंट है, हमारा कैसा वर्क एथिक्स है, हमारे मॉरल्स क्या है, वो सारी चीज़ें। तो कैसा होता है कि इंटरनल सोर्स वाला ज़्यादा टाइम तक आपके एम्प्लॉयज इसमें रह सकता है, कंपनी में वर्क कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको पहले से एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत पता होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सिलेक्शन। प्राइमरी सिलेक्शन में इसने दिया पीआई और इन सबके थ्रू प्राइमरी सेलेक्ट किया जाता है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जाम भी होता है सब जगह। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। देन इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, उसके बाद आपको वर्क में अलॉट कर दिया जाता है, आपको वर्क दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल लिंक में याद रखना है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंस और उनकी तरह कैरेक्टरिस्टिक जगह आप अप डाउन कर दो। इसमें जो इसका प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस सेम पूरा लिंक में याद रखना है। फर्स्ट है प्राइमरी मीटिंग, सेकंड स्क्रीनिंग एंड एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड, ट्रेड, और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट।
देन पीआई पर्सनल इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंस, आपका रेफरेंस कहाँ से हो, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, फर्स्ट सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल एग्जाम होता है, देन अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, देन इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसने इंडक्शन लिखा है, बाकी एक्चुअल में इंट्रोडक्शन वन से इंट्रोड्यूस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। नाउ थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट कौन सा था, रिक्रूटमेंट, सेकंड कौन सा, सिलेक्शन, थर्ड कौन सा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आप एम्प्लॉयज बन चुके हो, कंपनी में आ चुके हो, तो अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब डेवलप हो किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फर्स्ट इसमें ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब क्या, आपने चीजें पढ़ी है, आपको नॉलेज है, लेकिन अब क्या होगा, हर कंपनी का अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग वर्क होता है। तो आपने जो पढ़ा है वो सारी चीजें बेसिक है, अब बेसिक टू एडवांस जाना है तो आपको जैसा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो वर्क के हिसाब से क्या वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, 3 मंथ्स की, 1 मंथ्स की, 15 डेज की, 20 डेज की, जो भी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है वो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट इसने क्या बोला, training means giving up-to-date information about the organization and has also to increase efficiency, skill, aptitude, attitude and technical skill of employees। के एम्प्लॉयज के लिए ही, न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर ओल्ड एम्प्लॉयज है तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, कुछ न्यू फीचर आया, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वो सारी चीजें ट्रेनिंग में आएगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या दिया, क्यों देना इंपॉर्टेंस, क्यों देना है ट्रेनिंग जरूरी है। फर्स्ट है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, न्यू को इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनिंग दे रहे हैं। सेकंड सेफ्टी के लिए कि आप कुछ गलती ना करो, आप मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो जितने भी लेबर से जो भी सुपरविजन कर रहे हैं तो उनको उस पर ट्रेनिंग देना जरूरी है, उनको सिखाना जरूरी है पहले। थर्ड, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब कैसा है, यहाँ पर कैसा है कि आपको अगर वर्क सिखाने के बाद आपको चीज समझाई जा रही, वर्क दिया जा रहा है, तो आप इजीली वर्क कर पाओगे। उसके बाद रिडक्शन इन द लेबर टर्नओवर। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर का मतलब क्या, लेबर छोड़ छोड़ के कम जाती है। अगर आपने सिखा के उनको अच्छा सा ट्रेन करा तो छोड़ के कम जाएंगी, बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। उससे कैसा होगा, लेबर टर्नओवर हमेशा रिड्यूस, कम होना चाहिए। अगर लेबर टर्नओवर कम होगा तो ऑब्वियस आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, लेबर वर्क की वही रह रही है, लेबर चेंज नहीं हो रही है तो आपका अच्छा सा वर्क कर पाएगी। उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। अदर बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्या क्या, इनहांस प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, रेड्यूस स्ट्रेस, किसका, सब ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये 8 पॉइंट्स थे, ये क्या है, ये 8 इंपॉर्टेंस है, किसके है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट ट्रेनिंग का क्या, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी होती है, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन एक्सपेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, प्रेस्टीज इंक्रीज होता है, रिड्यूस स्ट्रेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया है इसने एक चीज और दी है, ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। मतलब कि अगर आपने पर्सन्स को ट्रेनिंग दी है तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो रहेगा, क्यों, क्योंकि जो ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से पर्सन आ रहा है वो ऑब्वियसली कुछ चार्ज करेगा। अगर वो चार्ज नहीं कर रहा है फिर भी आपका ही कोई इंटरनल पर्सन अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो वो उस चीज को ट्रेनिंग देने के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, जहां पर एम्प्लॉयज केवल खड़े हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन आपका बिना प्रोडक्शन के केवल मशीन को समझने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव, ये आपका एक्सपेंसिव तो है बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं दी ट्रेनिंग, कुछ गलत हो गया तो आपकी पूरी मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट ट्रेनिंग हो गया, सेकंड डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट में इसने क्या दिया, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इम्पार्ट कर रहा है किसको, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो किसको सिखाएंगे, डिपार्टमेंटल हेड को सिखाएंगे। डिपार्टमेंटल हेड का मतलब कैसा होता है, परचेस डिपार्टमेंट का हेड होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग हेड होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग हेड होगा, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग हेड होगा। तो वो सारी चीजें क्या टॉप लेवल से डायरेक्ट लिंक करती है, वो लोग इनको समझाते हैं सारी चीजें और इनसे डिस्कस करते हैं। तो वो आ गया डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होता है। सेकंड है रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, कुछ न्यू R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करना है तो ऑब्वियसली आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। फोर्थ है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उनका सॉल्व कर सके। जो भी लोअर लेवल है
जो भी बॉटम लेवल हमेशा मिडिल लेवल से एक्सपेक्ट करता है, मिडिल लेवल टॉप से करेगा। तो टॉप वाले मैक्सिमम चीजें मिडिल लेवल को सब सारी चीजें समझा देते हैं, तो फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिडिल लेवल पर ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सिक्स्थ है इफेक्टिव सुपरविजन, सुपरविजन अच्छे से कर पाते हैं वो। रेड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होता है किसका, बॉटम और मिडिल वालों का। देन एट्थ है डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंजेस आए तो वो उसको इजीली रिजॉल्व कर सके। तो डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें थी, इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होता है, रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमम यूज होता है, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, इफेक्टिव सुपरविजन, रेड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अब देखो इसने एक डिफरेंस दिया है, जो माइनर डिफरेंस होते हैं, तो मैक्सिमम क्या तुम्हें डिफरेंस पढ़ के जाने का। देखो अगर डिफरेंस पढ़ के गए, दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक ट्रेनिंग का, एक डेवलपमेंट का, और एक तीसरा दोनों का डिफरेंस। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेनिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ दिया प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थ्योरेटिकल टू द टॉप लेवल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। यहाँ पर क्या है, नॉलेज टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन अ वर्क। मतलब क्या, ये केवल एम्प्लॉयज को दी जा रही है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, दोनों डिस्कस कर रहे हैं आपस में। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू बी इंक्रीज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो किसको, किसकी, एम्प्लॉयज की। यहाँ है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफिसर बाय एनहांस देयर लेटेंट कैपेसिटी एंड मोल्डिंग देयर पर्सनैलिटीज, मतलब जितना उनको आता है उसमें और एक्सपर्टीज हो और स्किलफुल हो। ठीक है। सेंटर पॉइंट, वर्क एट द सेंटर पॉइंट, फ्यूचर कैरियर एंड प्रोबेबल चैलेंजेस आर सेंटर। मतलब इसमें क्या, जो वर्क है वो मेन वर्क है, उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या, फ्यूचर कैरियर और प्रोबेबल चैलेंजेस, जो फ्यूचर में आके चैलेंजेस है वो सॉल्व हो सके। टाइम एंड एक्सपेंस शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज, एक्सपर्ट एंड सुपरवाइजर, ये सब लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर दिस हेल्प टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड इज टेकन, अलग अलग एक्सपर्ट बाहर से भी बुला के डेवलपमेंट करवाते हैं। टू होम ट्रेनिंग इज गिवन टू स्टाफ, स्टाफ को देते हैं एट द बॉटम लेवल को दे रहे हैं, बॉटम लेवल वाले को मिडिल वाले दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम सर एग्जीक्यूटिव एंड डिपार्टमेंटल हेड्स वर्किंग एट टॉप और मिडिल लेवल, तो टॉप और मिडिल लेवल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है बाहर से भी, आउटसाइडर से भी बुला रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर, तो ये ध्यान रखने का है। नाउ ये व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर, ये अच्छे से पढ़ने का। तो अब इसमें ये सारे फुल फॉर्म दिया है, आईआईएम का, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो इजी है। देखो डिफरेंस दिया ही है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, एक्सटर्नल इंटरनल का। फिर स्टाफिंग से डिफरेंट, ये लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एफिशिएंट स्टाफ इन इनवैल्यूएबल एसेट, एंड एफिशिएंट स्टाफ इज इनवैल्यूएबल एसेट्स, मतलब उसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब इनवैल्यूएबल है स्टाफ, क्योंकि आपने वो एफिशिएंट स्टाफ है। एक्सपेंसिव बट सब्सटेंस इज सो मोर सो, तो अभी ऊपर पड़ा था ट्रेनिंग एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या, उसकी एब्सेंस हो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, अभी पड़ा है ऊपर। मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये सारी चीज़ें हैं।